मॉर्निंग क्लास 10th शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो लेजिस्लेटिव हमने डिस्कस कर लिया था, आज एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। और सबसे पहले एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है तो वो गवर्नर है, फिर चीफ मिनिस्टर और उसके बाद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे आज, गवर्नर्स और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहला है अपना गवर्नर, फिर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। So governor and the councils of ministers are included in the state executive के अंदर include है। The constitution has established the parliamentary form of government in the state, and as per this form of government, the governor is regarded as the supreme head of state executive। जिस तरह से parliamentary form of government है हमारा, तो it means कि जो governor है हर स्टेट के अंदर जो गवर्नर होंगे, गवर्नर इज रिगार्डेड एज अ सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट। स्टेट के अंदर सबसे हेड कौन रहेगा टॉप में पावर्स में, एज अ गवर्नर, और उसे सुप्रीम हेड के नाम से कहा जाएगा ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। और वहीं पर ही वेर एज अ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द एक्चुअल हेड। तो ये कौन होंगे? एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो ये मेन जो पावर हैंडल करने का और चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड बट द एक्चुअल पावर इज रिसाइड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम इज इट इन स्टेट ऑल्सो। तो गवर्नर इज विल बी रिगार्डेड एज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी में, और चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये जो है ये रहेंगे एक्चुअल हेड, क्योंकि वर्क विल बी डन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हिज लीडर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और गवर्नर से शुरू करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट देखा जाए तो हेड में कौन है? गवर्नर है। तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोल सकते हैं, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, किस तरह से अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर्स को? द गवर्नर अज्यूम हिज और हर ऑफिस आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, उनके बाद वो ऑफिस जो है दे हैव बीन डूइंग हिज वर्क, अज्यूमिंग हिज ऑफिस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। ही और शी इज अपॉइंटेड एज अ पीरियड ऑफ 5 years। कितने समय के लिए उनको अपॉइंट करते हैं? 5 years के लिए अपॉइंट करते हैं। बट ही और शी कैन रिमेन इन ऑफिस टिल हिज और हर सक्सेसर अज्यूम्स द पोस्ट, जब तक वो वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं सही से, और जब तक उनको कोई दूसरा रिप्लेस करने वाला नहीं होता है। रीजंस अलग अलग होंगे, डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द गवर्नर इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज और हर टेन्योर ऑफ 5 years। जैसे अभी डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं उसके टाइम पीरियड से पहले ही, 5 years से पहले ही। और ही और शी कैन बी ट्रांसफर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अदर ऑल्सो, या फिर उसे ट्रांसफ़र कर दे वन स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये भी हो सकती है। सो इफ द गवर्नर विशेस ही और शी कैन ऑल्सो गिव हिज रेजिग्नेशन, या फिर गवर्नर खुद चाहे कि वो काम नहीं करना है, उनको रिज़ाइन करना है, रेजिग्नेशन देना है, तो वो भी कर सकते हैं बिफोर हिज कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो इसी तरह से ये प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता है 5 years के लिए, लेकिन उससे पहले ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर स्टेट, और द गवर्नर हिमसेल्फ कैन गिव रेजिग्नेशन बिफोर कंप्लीटिंग हिज 10 years। तो इसी तरह से वो रिमूव हो सकते हैं। देन मूव करते हैं आगे कि इसकी सैलरी किस तरह से है। हेल्दी एंड ट्रेडिशंस फॉलोड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। सो दे आर सम इम्पॉर्टेंट हेल्दी ट्रेडिशंस। तो क्वेश्चंस जो होती है, जैसे 2 marks में क्वेश्चंस आ गई, ठीक है। तो 2 marks में जो क्वेश्चंस आ गई, तो यहाँ पर गवर्नर्स को लेके, तो यहाँ पर जिस तरह से सर्टन हेल्दी, तो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द हेल्दी ट्रेडिशनल ऑफ गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इस तरह से हो सकती है 2 marks की, कि हेल्दी ट्रेडिशंस followed
in the appointment of governor. So these two important traditions are there. The first one is the governor should not be a resident of that state for which he has been appointed as the governor. कि जो गवर्नर है वो उसी स्टेट का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए जिस स्टेट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है. तो सबसे पहला ये याद रखना होगा कि गवर्नर उस स्टेट का नहीं हो. दूसरा, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एडवाइस एंड एक्सेप्टेंसेस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट. तो बिफोर द अपॉइंटमेंट, जब उसे अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस लेनी पड़ेगी और एक्सेप्टेंस हामी उनकी जो भी है स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर से, उनसे कि हम आपके स्टेट के लिए दिस पर्टिकुलर पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपकी राय क्या है, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं. तो ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर ये पहला करना होता है. तो ये दो ट्रेडिशनल मेथड है गवर्नर्स को अपॉइंट करने से. ठीक है, तो ये याद रखना. फिर आता क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर. तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए. तो 2 क्वालिफिकेशंस आर मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर. तो 2 क्वालिफिकेशन जो ये होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी तो चाहिए लेकिन द फर्स्ट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंडेटरी होता है जब आप इम्पोर्टेंट से ऊपर चला जाता है. तो फर्स्ट, ही और शी शुड बी द इंडियन सिटीजन. सेकेंड, ही शुड बी मोर देन 35 years ऑफ एज. तो यहाँ पे हो गया दैट ही और शुड बी इंडियन सिटीजन पहला. दूसरा, शुड बी मोर देन 35 years ऑफ एज का होना चाहिए. 35 या फिर 35 से ज़्यादा. ठीक है, तो 35 या फिर 35 से ज़्यादा. फिर उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया क्या है, अ गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. गवर्नर जो है सबसे पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, एमपी या फिर एमएलए नहीं होना चाहिए. इफ़ ही और शी इज़ अ मेंबर ऑफ एनी हाउस देन ही विल हैव टू रिज़ाइन. अगर वो एमपी है या फिर एमएलए है, कोई भी हाउस की, अपर हाउस या लोअर हाउस, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे रिज़ाइन करनी पड़ेगी. तब जाके वो एज अ गवर्नर के लिए उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर. सो ही और शी इज़ नॉट अलाउड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो उन्हें वो काम को क्या करना पड़ेगा, उन्हें रिज़ाइन करनी पड़ेगी. तब जाके वो एज अ कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर. सैलरी एंड अलाउंसेस में क्या क्या है. एट प्रेजेंट जो गवर्नर है उसको रिसीव कितनी मिलती है मंथली, 1,10,000. तो उसकी मंथली इनकम है 1,10,000 है इंडियन करेंसीज के अकॉर्डिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस ही और शी इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव अ फ्री रेसिडेंस. इसके अलावा उनको क्या मिलती है सुविधाएं, कि उनको जो मकान मिलता है, रेसिडेंट जहाँ रहते वो फ्री होता है. इसके अलावा अलाउंसेस, अलग अलग अलाउंसेस होती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, और ये पार्लियामेंट के थ्रू लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अकॉर्डिंग ही है. तो इसी तरह से ये चीज़ें उनको अपार्ट फ्रॉम मंथली जो पेमेंट है उसके अलावा मिलती है. नाउ फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर. शुरू करते हैं फिर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर्स के. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट एंड एक्सपेंसिव पावर्स टू द गवर्नर्स. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया, सिग्निफिकेंट एंड एक्सपेंसिव, कि बहुत बड़ा हुआ पावर्स जो है, क्योंकि विस्तार में है, अलग अलग सब हेडिंग के थ्रू. द पोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नर इज एज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सेंट्रल. तो जैसे मैंने बताया भी था आपको कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ नाम का वेरिएशन है, बाकी पावर्स एंड पोजिशन सेम है. तो जिस तरह से सेंट्रल में प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में गवर्नर हो गया, तो पावर्स लगभग सेम है. Therefore, bearing certain circumstances, the powers of both of them are the same. So both the powers are same. As Durgadas Basu has said in synopsis, the power of the governor is similar to those of the president. तो यहाँ पे दुर्गादास ने भी कहा था कि मोस्टली जो गवर्नर्स है वो सिमिलर है प्रेसिडेंट से, एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स को लेके.
क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये एक्स्ट्रा पावर होती है, इमरजेंसी पावर, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है, गवर्नर के पास नहीं होता है। तो पावर ऑफ द गवर्नर्स कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्जीक्यूटिव से। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर्स क्या करती है और क्या करते हैं? द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट रिसाइड्स इन द गवर्नर। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है, सबसे पहले हेड कौन होता है? गवर्नर होता है स्टेट में। सो हु एक्सरसाइज देमसेल्फ, तो वो एक्सरसाइज अपना जो भी पावर है वो एक्सरसाइज करते विद द हेल्प ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिस। उनके नीचे जो भी ऑफिसर्स है, लोग जैसे अपर हाउस है, लोअर हाउस है, जो भी है, उनके साथ जो ऑफिसर्स है उनके साथ मिलके काम करना। तो ही और शी अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस। तो इनका सबसे पहला काम होता है कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया। फिर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद उनकी एडवाइस लेने के बाद उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया। तो इसी तरह से इसके बाद ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। इसके बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपॉइंट किया चेयरमैन, फिर मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्हें अपॉइंट करते, ये गवर्नमेंट जॉब वाले सारे हैं। सो इन कंटेक्स्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए जज को भी द प्रेसिडेंट से उनको एक बार एडवाइस, द प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम द गवर्नर्स। तो क्योंकि ये हाई कोर्ट जो है स्टेट का हो गया, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी पड़ती है गवर्नर से कि हम आपके स्टेट में पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर ये जज अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से उनकी भी योगदान रहती है क्योंकि वो उन्हें अलाउ करते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर्स एक्सटेंड अप टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो गवर्नर्स की है वो कहाँ तक है? जहाँ तक सब्जेक्ट लिस्ट, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उन सभी सब्जेक्ट्स में साइन एंड में कौन करता है? रूल्स बनती है। तो गवर्नर जब साइन करता है तो वो रूल्स एक्ट जो भी है वो हो जाती है। रिगार्डिंग द सब्जेक्ट प्रेजेंट इन कंकरेंट लिस्ट, ही और शी एक्सरसाइज हिज और हर पावर आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कंकरेंट लिस्ट में क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पावर्स यूज करते हैं, तो उस समय इन्हें एडवाइस लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की। Now he or she form law regarding working of the state government। तो गवर्नर को जो भी वर्क है स्टेट के अंदर, ये रिगार्डिंग जो रूल्स है उसको लेके फॉलो करके वो काम करते हैं। he or she can divide the work between the ministers। जो वर्क होता है, वर्कलोड होता है, वो डिवाइड कर देंगे कि किसको कितना काम करना है। हैज़ अ राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काम करते हैं, वो गवर्नर के पास इंफॉर्मेशन जाना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से काम किया। ही और शी कैन ऑल्सो आस्क द चीफ मिनिस्टर टू प्रेजेंट द पर्सनल डिसीजंस ऑफ सम मिनिस्टर्स इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कैबिनेट ऑल्सो। साथ में गवर्नर्स के पास राइट्स है कि वो चीफ मिनिस्टर से पूछे कि पर्सनल डिसीजंस के अकॉर्डिंग कि मिनिस्टर्स जो है, कुछ मिनिस्टर्स कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, वो पूरी इंटायर कैबिनेट के सामने वो अपनी राय प्रेजेंट करें। The governor take or make the members of the council of ministers take oath of office and alliances। तो इसके साथ साथ भी the governor makes the member of the council of ministers take oath and oath of offices and allegiances and he or she accept their resignation also। तो यहाँ पर गवर्नर्स का काम होता है कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनसे ओथ करवाना, शपथ करवाना, और जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, और ही और शी एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑल्सो। जो रेजिग्नेशन है, जिसको काम नहीं करना है, तो रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट करते हैं गवर्नर्स। एंड कैन ऑल्सो रिमूव देम फ्रॉम द पोस्ट अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। और उनको अगर रिमूव करने चाहे तो वो रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस अलग होता है, रिमूवल का प्रोसेस अलग होता है। बट परमिशन जो होती है एंड में गवर्नर देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ना लेजिस्लेटिव पावर्स, तो हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, अब हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ते हैं उसके अंडर में। लेजिस्लेटिव पावर्स में द गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे गवर्नर देखा गया कि कहा गया इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि ये मिले हुए हैं उससे स्टेट के अंदर जो पार्लियामेंट, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी। तो ही और शी हैज़ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स, इसके पास तो इसके लिए लेजिस्लेटिव पावर्स है।
ही कॉल ऑफ द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो असेंबली की मीटिंग्स होती है वो मीटिंग्स बुलाते कौन है? गवर्नर बुलाते हैं। उसे पोस्टपोन करना, डिसॉल्व करना, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द हाउस, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है लोअर हाउस होती है, तो उसका पोस्टपोन और डिसॉल्व करना मीटिंग गवर्नर के पास पावर होता है, वो डिसॉल्व कर सकते हैं मीटिंग को। इलेक्शन के बाद सबसे पहला जो मीटिंग होता है वो कंडक्ट करना, ये सबसे पहला काम होता है गवर्नर का। आफ्टर द इलेक्शन जब हो जाती है, जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है, तो उसके बाद जॉइंट मीटिंग, जॉइंट सेशन, अगर 2 हाउसेज हैं स्टेट के अंदर तो दोनों की मीटिंग एक साथ बुलाना, या एक है तो एक की हाउस की मीटिंग बुलाना। तो पहला मीटिंग जो होता है वो गवर्नर प्रिसाइड करते हैं। इसके अलावा गवर्नर कंसिस्ट इज मैनेटरी, कि जो भी बिल होता है बनने के बाद उसमें साइन करने का काम किसका है? गवर्नर्स का। तो उसके लिए गवर्नर्स की कंसेंट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी होती है, साइन करना पड़ता है। ही हैज़ द पावर टू रिजेक्ट एनी बिल्स। फर्स्ट टाइम जब कोई भी बिल्स जाता है तो उनके पास पावर होता है कि वो बिल्स को रिजेक्ट कर सकते हैं और उसे वापस उसी हाउस में भेज दे जिस हाउस से वो गया था। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में से आया था तो वो वहाँ भेज देंगे। इफ़ द लेजिस्लेचर पासेस द प्रपोजल फॉर द सेकेंड टाइम, और उसके बाद फिर जब लेजिस्लेचर असेंबली जो है वापस से सेकेंड टाइम गवर्नर के पास भेज देते हैं, तो सेकेंड टाइम जो है गवर्नर्स को बाउंड है कि सेकेंड टाइम उसको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो इसके लिए सेकेंड टाइम उसे उस बिल के ऊपर अपनी साइन देनी पड़ेगी। दैट वाज रूल्स। उसके बाद इफ़ द सेशन ऑफ द स्टेट इज इन नॉट इन बीइंग कंडक्टेड और इन सेशन, मतलब जब ये सेशन होती है असेंबली की जो सेशंस होती है वो साल में 2 बार होती है और बीच में 6 मंथ्स का गैप होता है एक सेशन के दूसरे सेशन में। लेकिन जब बीच में कोई सेशन नहीं होता है, कोई मीटिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें पूरी मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और उस समय कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है कि कोई रूल्स को बनाना या पास आउट करना ज़रूरी है, तब गवर्नर के पास पावर होता है कि वो एक रूल्स बनाए और उस रूल को नाम दिया जाता है एज एन ऑर्डिनेंस। तो वो लॉ जो फॉर्म किया गवर्नर ने उसे ऑर्डिनेंस के नाम से पास करते हैं और वो चलता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम सेशन होती है, मीटिंग्स बैठती है, फिर उस मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है सही है या नहीं है, और अगर सही है तो इट विल बी कंटिन्यू, अदरवाइज आफ्टर 6 वीक्स के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। So the ordinance remains implemented after 6 weeks of the commencement of the sessions of the legislature. कि legislature जब वो उसकी मीटिंग होने के बाद 6 weeks तक, if the legislature reject such ordinance, उसके बाद अगर उनको लगता है रिजेक्ट कर सकते हैं before 6 weeks itself, then the ordinance will be regarded as invalid from that time. तो 6 weeks से पहले उसको फिर जब सेशन में डिस्कस करते कि नहीं हम रूल्स जो है सही नहीं है, अपने को नहीं रखना है, तो उसको फिर वो इनवैलिड बोल के वहीं पर ही बंद कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो वो इट विल बी फॉलो एज अ नेम ऑफ ऑर्डिनेंस। इन कंटेक्स्ट टू सर्टन सब्जेक्ट्स द गवर्नर हैज़ टेकन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बिफोर पासिंग एन ऑर्डिनेंस। कभी कभी गवर्नर्स प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के बाद ही ऑर्डिनेंस को पास करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होता है उसके। द गवर्नर नॉमिनेट सच पर्सनस, इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि गवर्नर्स जो नॉमिनेट करते हैं कितने लोगों को अपर हाउस में, विधान परिषद में 1/6, तो वो भी 1/6 जो है उनको वो नॉमिनेट करते हैं और वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। लिटरेचर है, कोई आर्ट्स है, कोई साइंस है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है, सोशल सर्विस वाले, इन अलग अलग। और वहीं पर ही ये तो विधान परिषद का हो गया और दैट वाज ये अपर हाउस हो गया। लोअर हाउस विधान सभा में वो एक को नॉमिनेट करते हैं और वो होता है एंग्लो इंडियंस, इनको वो नॉमिनेट करते हैं, तो ये इनका काम है। फिर हम मूव करते हैं फाइनेंशियल पावर्स को लेके। फाइनेंशियल पावर्स जो है द गवर्नर ऑल्सो पॉसेस सेवरल फाइनेंशियल पावर्स, उनके पास कुछ अलग से फाइनेंशियल पावर्स कुछ है। विदाउट द प्रियर परमिशंस ऑफ द गवर्नर नो बिल शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। तो कोई भी फाइनेंशियल मैटर होता है सबसे पहले गवर्नर से परमिशन लिया जाता है, फिर जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे प्रेजेंट करते हैं।
फिर he or she get the annual budget presented the legislature and without his consent no demand of any grant can be considered. तो साथ साथ जब वो एनुअल बजट प्रिपेयर करते हैं लेजिस्लेचर, तो उससे पहले गवर्नर्स की कंसेंट लेना ज़रूरी है, ग्रांट करना, डिमांड की इनको क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से वो बजट प्रिपेयर करते हैं. फिर द गवर्नर कैन ऑल्सो डिमांड फॉर इंटायर और एडिशनल और मोर ग्रांट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. समटाइम्स गवर्नर जो है डिमांड करता है कि इंटायर या फिर एडिशनल ग्रांट्स करे स्टेट्स के लिए, थोड़ा या पूरा. द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट रिमेन्स इन द हैंड ऑफ गवर्नर. तो स्टेट की जो ट्रेजरी होती है वो किसके हाथ में रहती है? गवर्नर्स की रहती है. तो गवर्नर से परमिशन लेने के बाद ही फाइनेंशियल मैटर जो है स्टार्ट होता है. फिर आता है जुडिशियल पावर्स में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 में गवर्नर कैन रिड्यूस, क्या कर सकते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, अमेंड द पनिशमेंट में कोई चेंजेस कर सकते हैं, ग्रांट पार्डन या फिर माफ़ी दे सकते हैं, जिससे जो पर्सन जो है जिसको चार्ज हुआ है उसके ऊपर आरोप लगा गया वॉयलेशंस को, रूल्स को तोड़ने का रिगार्डिंग कोई मैटर्स हो तो वो स्टेट से रिलेटेड होता है, तो वो गवर्नर्स किसके पास पावर्स होता है? गवर्नर्स के पास, कि वो उसे पार्डन कर दे, मतलब माफ़ी कर दे या फिर पनिशमेंट को कम कर दे. ठीक है, तो इस तरह से. इसके अलावा ही रिसीव एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट उनके पास जाती है एनुअली. फिर रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर जनरल इनके भी जाती है, इनकम ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का है. इसके अलावा एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड उनके पास जाता है. ये सब चीज़ें जो लेजिस्लेचर्स के अंदर होती है ये सारा काम वो देखते हैं. If the governors fail or feels that the state government is not functioning as per the constitutional provisions, कि स्टेट गवर्नर जो है वो फंक्शन काम सही से नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, देन he or she रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. तो वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे कि स्टेट के अंदर काम सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है और ये जाके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, फेलियर हो सकता है स्टेट के अंदर. तो उस तरह से अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 356 के अकॉर्डिंग. तो फिर क्या करेंगे? द सेंट्रल कैबिनेट्स, तो हमारा प्रेसिडेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस जो गया है गवर्नर्स के थ्रू, फिर वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देंगे स्टेट के अंदर. और ये है आर्टिकल 356 दैट इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है. ठीक है. उसके बाद आता है एज द गवर्नर इज द सुप्रीम चांसलर ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट का कंट्रोलर कौन है? गवर्नर है. इसको सुप्रीम कहा गया ओवरऑल. तो ही और शी हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द वाइस चांसलर. जब ये चांसलर है सुप्रीम चांसलर, तो इसके पास पावर है, वो अपॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. किसे? वाइस चांसलर को. ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ की जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ होती है उसकी वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करना, उसे रिमूव करना, ये किसके हाथ में? गवर्नर्स के हाथ में है. एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो वैसे ही रहेगी, उसको वो कुछ नहीं कर सकते. इसके अलावा नेक्स्ट आता है मिसलिनियस पावर्स, मीन्स इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया है इसके अपार्ट फ्रॉम दैट सम एक्स्ट्रा हेडिंग इसमें नहीं है, इसलिए जो रेस्ट ओवर जो है एक्स्ट्रा पावर्स उसमें डाल दिया है नाम में मिसलिनियस पावर्स में. तो मिसलिनियस पावर्स में सबसे पहला है पोजीशन ऑफ द गवर्नर. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एक्सेप्ट दोज इश्यूज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशंस or the governor as mentioned in the constitution is expected to act as per his discretions. All the other responsibilities of the governor will be fulfilled by the assistance and advice of the state councils of minister with the chief minister. तो यहाँ पर कुछ इसके अलावा बाकी चीज़ों में देखा गया है कि वो एडवाइस जो है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस ही काम करते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग कुछ पावर्स दिया गया है गवर्नर्स को, और उन सभी स्टेट्स के गवर्नर्स को नहीं, कुछ स्टेट्स के गवर्नर्स को पावर्स दिया गया है जिसे कहा जाता है डिस्क्रेशंस पावर, मतलब इंडिपेंडेंट पावर. उसके अकॉर्डिंग वो कुछ काम अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे, वो किसी से
डिस्कस नहीं करेंगे, एडवाइस नहीं लेंगे। तो वो कौन सी गवर्नर्स है, कौन से स्टेट के? सो एट प्रेजेंट ओनली द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इंजॉय दिस डिस्क्रेशनरी पावर। तो करेंटली इंडिया के अंदर डिस्क्रेशनरी पावर जो है गवर्नर इंजॉय करती है, वो कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब इस डिस्क्रिशनरी पावर्स में क्या क्या पावर्स है उनके पास, वो डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स में सबसे पहले आता है, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रोवाइडेड discretionary powers to the governors and according to the principles of constitutional forms of government, he is expected to function as a constitutional head. Yet certain exceptional circumstances may arise in which the governor uses his discretionary power. तो सबसे पहले यहाँ क्लियर कर दिया जा रहा है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं किया है, खाली प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि वो एडवाइस और डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद ही वो काम करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के अंदर, ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। बट जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ स्टेट्स को दिया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 स्टेट है, तो इसीलिए एक्सेप्शनल है। तो एक्सेप्शनल्स के अंदर ही है जो पावर यूज़ कर सकते हैं वो एक्सेप्शनल्स में। तो वो कौन कौन सा पावर्स है एक्सेप्शनल्स के अंदर जहाँ पे वो गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं? एंड द वन इज सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि वो चीफ मिनिस्टर्स का सिलेक्शंस करेंगे। अगर जो पार्टी होती है रूलिंग पार्टी, अगर वो अपने आप में डिसाइड नहीं कर पाती है चीफ मिनिस्टर्स कौन होना चाहिए, तब उस समय वो पावर यूज़ कर सकते हैं। डिसोल्यूशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसोल्यूशंस करना, डिसॉल्व करना, कॉलिंग एंड पोस्टपोनिंग सेशंस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये वाला। रिजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली को डिसॉल्व करने का पावर। रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स, सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट regarding constitutional status of the state, sending a bill passed by the state legislature to the president of getting his consent, rejecting a bill by the legislature, sending it back for his considerations, retaining a bill for president consent before passing a bill. तो these are the things. तो इस तरह से वो काम जो है, तो यहाँ पे इस तरह से ध्यान देना। वापस बता रही हूँ बेटा कि डिस्क्रिशनल पावर सिर्फ एक्सेप्शनल ही है, हर स्टेट को नहीं दिया गया, हर स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दिया गया, ठीक है। Yet certain exceptional circumstances may arise in which the governor uses his discretionary powers. तो these circumstances may be one of the following. तो इस तरह से कौन सी चीज़ों में वो यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ वन से बहुत सारे पावर्स है। तो क्वेश्चंस में बी कि राइट डाउन द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो ये सारा पावर्स आपको लिखना है, जो चीज़ें हमने डिस्कस किया था अभी अलग अलग हेडिंग के थ्रू, उनमें से ही एक एक पावर्स है इसमें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशंस दैट दो गवर्नर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इससे क्लियर हो गया कि गवर्नर जो है वो एक्चुअल हेड नहीं है, येट ही इज़ नॉट द गवर्नर बाय नेम ओनली, ही इज सच एन ऑफिसर हु प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे पता क्या लगा कि जो है गवर्नर जो है रिगार्डेड सिर्फ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्चुअल हेड ओनली, इसके साथ साथ उसके पास कुछ पावर्स भी हैं जो हमने अभी पढ़ा, डिस्क्रिशनरी पावर्स के पावर्स भी है, जो वो पावर इम्पॉर्टेंट है, वो प्ले करते हैं जब भी उनको रूल लगता है कि हमें करना चाहिए इन अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है गवर्नर कंप्लीट हुआ, उसका पावर्स एंड फंक्शंस। नेक्स्ट है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। फिर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बाद आ जाएगा चीफ मिनिस्टर्स। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बाद ये तो कलेक्टिवली ग्रुप है 3, उसके बाद फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। थैंक यू।